नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बक्सर के युद्ध तथा बंगाल के बेशर्म की लूट की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको प्लासी का युद्ध और उसके काली रात की चर्चा कर चुका हूं, आइए आज हम लोग बक्सर के युद्ध और बंगाल के बेशर्म की लूट की चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको प्लासी के युद्ध की घटना के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि सिराजुद्दौला के खिलाफ किस प्रकार से अंग्रेज एक षड्यंत्र रचते हैं और जब उन्होंने कलकत्ता में अपने किले की घेराबंदी करना शुरू किया, इसके बाद सिराजुद्दौला ने उनके ऊपर आक्रमण किया और कलकत्ता को जीत लिया। और कलकत्ता को जीतने के बाद अपने एक प्रमुख सहयोगी मानिकचंद को, यहाँ का मानिकचंद को कलकत्ता के किले का प्रमुख बनाया था। लेकिन क्लाइव ने एक बेहतर रणनीति के माध्यम से आकर के उसने मानिकचंद को घूस दे करके उसको खरीद लिया था और इस प्रकार से कलकत्ता का जीता गया किला सिराजुद्दौला हार गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। और यह अलीनगर की संधि क्लाइव के शर्तों पर सिराजुद्दौला को करनी पड़ी थी। बाद में क्लाइव ने इसके प्रमुख अधिकारियों, जिसमें उसके प्रमुख मीर बख्शी, मीर जाफर और राय दुर्लभ प्रमुख थे, मिला करके 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में पराजित करके और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। इतनी कहानी हम लोग प्लासी के युद्ध में समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग बक्सर के युद्ध तथा बंगाल के बेशर्म की लूट की चर्चा करते हैं। लेकिन इस बक्सर के युद्ध के पहले थोड़ा सा मीर जाफर के बारे में बता देना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, यानी 1757 से लेकर के 60 तक इसका पीरियड था। जब मीर जाफर कलकत्ता का नवाब बना तो कलकत्ता के नवाब बनने के परिणाम स्वरूप उसने अंग्रेजों को बहुत सारी छूट प्रदान की या बहुत सारे उपहार दिया, जिसमें प्रमुख था कि इस युद्ध के बाद 1 करोड़ 77 लाख रुपया इसने कंपनी को प्रदान किया। इसके साथ साथ 24 परगना की जागीर इसने अंग्रेजों को प्रदान कर दी। तीसरी थी कि 20 लाख रुपया इसने क्लाइव को प्रदान किया तथा 10 लाख रुपया इसने वाटसन को प्रदान किया। इसके साथ साथ बंगाल के दक्षिणी हिस्से को इसने क्लाइव को जागीर के रूप में प्रदान किया। इस प्रकार मीर जाफर अंग्रेजों को बहुत सारा धन और जमीन आवंटित कर दी। लेकिन आने वाले समय में इतना सब कुछ देने के बावजूद भी
अंग्रेजों के धन की प्यास खत्म नहीं हुई और उनके अंग्रेजों की डिमांड को मीर जाफर भविष्य में पूरा नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ हम लोग यह भी देखेंगे कि जब इतनी सारी चीज़ें जब उसको मिली तो एक अंग्रेजी इतिहासकार माल्सन ने कहा था कि मीर जाफर अंग्रेजों को एक सोने की बोरी के रूप में मिला था। अंग्रेज जब चाहते थे तब इस सोने के बोरी से पैसा निकालते थे और अपना काम करते थे। जैसे ही मीर जाफर गद्दी पर आसीन हुआ वैसे ही मुगल बादशाह जिसका नाम था शाह आलम ने मीर जाफर के ऊपर 3 बार आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण था उसका 1759 ईस्वी में अर्थात मार्च 1759 ईस्वी में हुआ था। और इस समय एक तरफ थे शाह आलम दुर्ती, जबकि दूसरी तरफ क्लाइव और मीर जाफर के पुत्र मीरन भाग ले रहे थे। मैं यहाँ आपको बता दूं कि शाह आलम दुर्ती जो कि मुगल बादशाह है, इसका मूल नाम अली गौहर था। क्या नाम था? अली गौहर था। क्लाइव और मीरन की सेना ने शाह आलम दुर्ती को मार्च 1759 ईस्वी में पराजित कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो पहला आक्रमण मुगल बादशाह शाह आलम का मीर जाफर के ऊपर हुआ था वो असफल हो गया। फिर दूसरा जो आक्रमण था दिसंबर 1759 ईस्वी में हुआ था। और इस बार फिर शाह आलम द्वितीय तथा इनके तरफ से किलाड़ यानी अंग्रेजों की तरफ से या मीर जाफर की तरफ से किलाड़ युद्ध भाग लिया। फिर शाह आलम द्वितीय पराजित हो गए। तीसरी बार आक्रमण पुनः शाह आलम द्वितीय ने 1760 ईस्वी में किया और शाह आलम द्वितीय तथा अब की बार स्वाड ने मीर जाफर की तरफ से युद्ध में भाग लिया। इस बार भी शाह आलम पराजित हो गए। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि जो द्वितीय बार या दूसरी बार शाह आलम द्वितीय ने मीर जाफर के ऊपर आक्रमण किया था और इस समय भी इसका पुत्र मीरन इस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसका देहांत हो गया था। इस प्रकार से मुगल बादशाह का मीर जाफर के ऊपर 3 बार आक्रमण हुआ था। लेकिन जिस प्रकार की डिमांड अंग्रेजों की मीर जाफर से पैसे की बार बार हो रही थी उसको पूरा करने में वह सफल नहीं हो पा रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो गया। और यही कारण है कि जो इसके साथ मिल करके राय दुर्लभ ने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, एक बार राय दुर्लभ के खिलाफ इसने कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंग्रेजों के दबाव के कारण वह वहां कार्रवाई नहीं कर पाया। और इसी बीच जब 1760 में क्लाइव को लंदन जाना पड़ा और लंदन जाने के बाद क्लाइव के वापस चले जाने के बाद हालबेल कलकत्ता का अस्थायी गवर्नर बनाया गया। लेकिन इसी बीच में बानिस्टाट को अस्थायी गवर्नर बना करके भेजा गया। चूंकि मीर जाफर क्लाइव को बहुत रेस्पेक्ट करता था, बहुत आदर करता था, और जब क्लाइव लंदन वापस चला गया तो हालबेल को वह उतना रेस्पेक्ट नहीं करता था। यही कारण है कि हालबेल मीर जाफर के प्रति कटु था
और जैसे ही बैनस्टार्ट कलकत्ता का गवर्नर बनकर के आता है, वैसे ही हालबेर ने बैनस्टार्ट के कान भरना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि बैनस्टार्ट ने मीर जाफर को अब बंगाल के गद्दी से हटाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, जो उस समय कंपनी की काउंसिल थी, उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और आरोप में तय किया कि मीर जाफर बंगाल का एक कमजोर, विलासी और कर्महीन शासक है, इसलिए इसको गद्दी से हटाया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को क्लाइव और वाटसन ने बाद में सही नहीं कहा था, लेकिन चूंकि यह कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, यही कारण है कि इसको बंगाल के गद्दी से हटाया गया। और इसके खिलाफ इसी का प्रमुख सहयोगी, जिसका नाम था मीर कासिम ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और मीर कासिम के षड्यंत्र करने के पश्चात इसको गद्दी से हटा दिया गया और मीर जाफर को कलकत्ता पेंशन देकर के इसको भेज दिया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम गद्दी पर आसीन हो गया। मीर कासिम का जो पीरियड था वो 1760 से लेकर के 63 के बीच में माना जाता है। अब आइए जरा देखते हैं कि किस प्रकार से मीर जाफर ने अंग्रेजों को काउंटर करने की कोशिश करता है। शुरुआत में जब मीर कासिम गद्दी पर आसीन हुआ, तो गद्दी पर आसीन होने के परिणाम स्वरूप इन्होंने अंग्रेजों को खूब उपहार और उनकी मदद की। जैसे इसने सबसे पहले 3 क्षेत्रों को, एक तो थे बर्धमान, दूसरा था मिदनापुर, तीसरा था चटगांव। इन 3 क्षेत्रों को कंपनी को दान में दे दिया। दूसरा इसने क्या किया, इसने 29 लाख रुपया कंपनी को दिया और इसी में से 5 लाख रुपया इसने जब कर्नाटक युद्ध कंपनी लड़ रही थी उस समय मदद के लिए इसने प्रदान किया। तीसरा काम क्या किया, तीसरा जो सिलहट का क्षेत्र था, इस सिलहट के क्षेत्र के जागीर का 50% उसने कंपनी को प्रदान कर दिया। इस प्रकार से मीर कासिम ने भी मीर जाफर की तरह कंपनी को बहुत सारे उपहार और पैसा प्रदान कर दिया। और यही कारण है कि कंपनी के कुछ अधिकारी इसको द्वितीय क्रांति के नाम से पुकारते हैं, जबकि यह बात सही नहीं है। अब जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो यह मीर जाफर से योग्य शासक था और यह बहुत दिन तक अंग्रेजों के साथ या अंग्रेजों के अधीन रह करके शासन करना नहीं चाहता था। यही कारण है कि इसने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने के लिए एक नीति बनाई और इस नीति के अंतर्गत यह जानता था कि हम तब तक अंग्रेजों को बाहर नहीं कर सकते हैं बंगाल से जब तक 2 क्षेत्रों पर काम नहीं कर सकते हैं। अमूमन सबको पता होना चाहिए कि किसी भी दुश्मन को पराजित करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। कौन कौन? नंबर 1 पैसा और नंबर 2 सेना। यानी अगर आपके पास पैसा है और सेना है तो आप किसी का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले मीर कासिम ने अपनी राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति अपनाई। इसी बात को ध्यान में रख करके उसने कई काम किया। पहली बात यह है कि पटना का एक उप दीवान था जिसका नाम था राम नारायण। यह राम नारायण अंग्रेजों का सहयोगी था
और दीवान के पद पर रहते हुए उसने बहुत सारे राजकोष को एकत्रित कर लिया था, अर्थात बंगाल को राजस्व नहीं प्रदान कर रहा था। यही कारण है कि मीर कासिम ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। यह अंग्रेजों के पास चला गया और उसने अंग्रेजों से इसकी मांग की। जब अंग्रेजों ने राम नारायण को दिया तो मीर कासिम ने इसकी हत्या करवा दी और इसके स्थान पर जुग्गा शाह को वहां का उप दीवान नियुक्त किया। वहां से पैसा आने लगा। लेकिन जैसे ही राम नारायण की हत्या हुई वैसे ही कुछ भारतीय और अंग्रेज मीर कासिम से इस बात से नाराज हो गए। दूसरी बात इसने क्या किया कि जो उस समय के उद्दंड जमींदार थे इन लोगों को दबाया ताकि समय समय पर राजकोष में पैसा आ सके। तीसरी काम इसने क्या किया कि जो खिजरी जमाकर जो कि जमींदार नहीं दिया करते थे उनके ऊपर सख्ती बरती और सख्ती बरतने के बाद जमींदार इस कर को राजकोष में जमा करने लगे। इससे भी राजकोष में वृद्धि हुई। चौथी बात यह है कि इसने अवाब नामक एक कर को लगाया और कर को लगा करके उसके राजस्व में वृद्धि करने की कोशिश की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पैसा का मसला था इसने काफ़ी हल कर लिया। दूसरी बात मैंने कहा कि सेना को सुदृढ़ करने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है और इसी पैसे का उपयोग करके इसने सेना को मजबूत करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अर्मीनिया के एक मुसलमान अधिकारी जिसका नाम गुरगीन खान उसको अपने सेना में शामिल किया और सेना को प्रशिक्षण का काम इसने शुरू कर दिया। दूसरा एक अन्य मुसलमान था जिसका नाम था तकी खां। इस तकी खां को भी अपने सेना में नियुक्त किया। और तीसरा काम है कि सेना यूरोपीय पद्धति पर आधारित हो, तो इसने जर्मनी के एक सैन्य अधिकारी जिसका नाम रीड वाल्टर था, जिसको वो समरू के नाम से पुकारता था, समरू को अपनी सेना में शामिल कर लिया। इस प्रकार से देखते हैं कि अब उसके पास पैसा भी आ गया, उसके पास सेना भी आ गई और इस प्रकार से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश किया। लेकिन इसी बीच चूंकि इनकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी और मुर्शिदाबाद अंग्रेजों का धीरे धीरे गढ़ बन गई थी। कहाँ थी राजधानी? मुर्शिदाबाद थी और मुर्शिदाबाद अंग्रेजों का गढ़ थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने में इसे परेशानी आ रही थी। यही कारण है कि इसने अपनी राजधानी को बदल करके उसने मुंगेर कर दिया। अब मुंगेर में आकर के यह सैन्य प्रशिक्षण इसने शुरू किया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इसके सामने जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या थी, वो समस्या ये थी कि जो ब्रिटिश गुमस्ता थे, जिनको हम बिचौलिया बोलते थे, इस गुमस्तों ने जो 1717 के फारूक सियर का फरमान था, या जो उसको छूट थी व्यापार करने की कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से करमुक्त व्यापार कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग करते थे। क्योंकि अब उसके पास सेना भी आ गई थी, उसके पास पैसा भी आ गया था, अब अंग्रेजों से थोड़ी वार्ता ये कर सकता था। यही कारण है कि उसने कंपनी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जो 1717 के व्यापार करने के छूट अंग्रेजों को मिली हुई है, उसका अंग्रेज व्यापारी दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी भारतीय व्यापारियों को पैसा लेकर के उसको प्रदान करते हैं, जिससे कि नवाब के राजस्व में कमी आती है। जब इस प्रकार की बात कंपनी के सामने
मीर कासिम ने रखा तो कंपनी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि इसको समाप्त करने की उसने योजना बनाई। जब कंपनी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी जो उनसे व्यापार संबंधित कर लिए जाते थे, उसको छूट प्रदान कर दी और छूट प्रदान करने का परिणाम यह हुआ कि कंपनी के व्यापार अब धीरे धीरे घाटे की तरफ बढ़ने लगा और यही बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी और मीर कासिम के बीच में एक संघर्ष के पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। इसी बीच में मीर कासिम और कंपनी के बीच कई प्रकार की झड़पें देखने को मिलती है। यानी 1763 ईस्वी में मीर कासिम और कंपनी के बीच कई जगह झड़प होती है तथा मीर कासिम ने आक्रमण करके कासिम पंजाब पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। लेकिन मेजर एडम्स ने मीर कासिम को 3 युद्धों में पराजित कर दिया और 3 युद्धों में पराजित करने के परिणाम स्वरूप बौखलाया हुआ मीर कासिम आया और मीर कासिम आने के बाद 1763 ईस्वी में इसने जो कासिम बाजार के ऊपर आक्रमण करके कुछ अंग्रेजों को और कुछ भारतीयों को पटना में बंधक बनाया हुआ था, उनकी हत्या कर दी। इसी को भारतीय इतिहास में पटना हत्या कांड के नाम से जानते हैं। जब इसने पटना हत्याकांड किया तो पटना हत्याकांड करने के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब के पद से इसने इस्तीफा दे दिया और जैसे ही इसने बंगाल के नवाब के पद से इस्तीफा दिया तो इसके इस्तीफा देने के बाद पुनः अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और इस प्रकार से देखते हैं कि 64 में फिर से कुछ समय के लिए मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन मीर कासिम बंगाल से भाग करके पहुंचा अवध। कहाँ गया? अवध। और इस अवध में इस समय यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला से समझौता किया। इसके साथ उसने जो मुगल बादशाह जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय, उसके साथ समझौता किया और तीनों की संयुक्त सेना को लेकर के उसने बंगाल से अंग्रेजों को समाप्त करने की रणनीति बनाई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवध का नवाब सुजाऊ दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और इसके बाद मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन का निर्माण किया और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और इन तीनों सेनाओं के बीच में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में दोनों की सेनाएं आकर के आमने सामने खड़ी हो गई। यहां मैं आपको एक और घटना बता दूं कि इस युद्ध में जब तीनों की संयुक्त सेना बनाई तो उसी समय मीर कासिम ने राष्ट्रीय भावना की अपील करने की कोशिश की और कुछ अंग्रेजों के सैनिक आकर के भारतीय सेना से मिल गए। संभवतः यह अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैन्य विद्रोह माना जा सकता है। तीनों की संयुक्त सेना, हेक्टर मुनरो और इसी समय एक सन्यासी हिम्मतगिरी ने 5000 सन्यासियों को लेकर के और इस युद्ध में भूमिका बनाई थी, अपनी भूमिका को स्पष्ट किया था। हो सकता है कि कभी सवाल यह पूछ सकता हमसे है कि बक्सर के युद्ध में वह कौन सा सन्यासी था जिसने
भाग लिया था। तो किसने लिया था? गोसाई हिम्मतगिरी ने लिया था। तो इस प्रकार से उसने सन्यासियों को लेकर के आया और इस युद्ध में, जो कि 40,000 से 60,000 के बीच में भारतीय सेना थी, अंग्रेजों से युद्ध लड़ी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि यह सेना युद्ध हार गई और हेक्टर मुनरो इस युद्ध का विजेता बना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध का एक परिणाम यह निकला कि इन तीनों की संयुक्त सेना युद्ध हार गई और अंग्रेज विजित रहे। लेकिन इस युद्ध के समाप्ति के बाद जो बेनिस्टार्ट यहाँ का गवर्नर था, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्लाइव को, जो कि 1760 में ब्रिटेन चला गया होता है, उसको पुनः बुलाया और क्लाइव पुनः भारत आ गया। क्लाइव पुनः भारत आ गया। बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत चुके हैं। मीर कासिम भग गया। 2 लोग बचे हुए थे, एक तो शाह आलम द्वितीय और दूसरे शुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। क्लाइव जब भारत आया तो आने के बाद उसके सामने 3 परिस्थितियां थीं शाह आलम के परिप्रेक्ष्य में। पहली नीति क्या थी? जो कि शाह आलम युद्ध हार चुके हैं, तो पहली नीति यह थी कि शाह आलम द्वितीय को, जो कि उस समय दिल्ली का बादशाह, मुगल बादशाह है, इसको दिल्ली वापस भेज दिया जाए। चूंकि दिल्ली वापस भेजने का मतलब यह है कि जब यह दिल्ली वापस चला जाएगा तो यहाँ के क्षेत्रों पर क्लाइव का अधिकार होगा। तो पहले उनके सामने विकल्प यह था कि मुगल बादशाह को दिल्ली को वापस भेजा जाए। लेकिन इनके सामने समस्या ये थी कि अगर इनको हम दिल्ली वापस भेज दिए तो उस समय दिल्ली पर या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों के अधीन है, तो इस युद्ध का कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस बात को क्लाइव ने खारिज कर दिया कि ऐसा हमको नहीं करना है। दूसरी बात यह उनके सामने थी कि दूसरे विकल्प पर क्या विचार हम कर सकते हैं। दूसरे विकल्प के अंदर जो बेनिस्टार्ट ने उनको दिया था, उसमें विचार यह था कि क्या शाह आलम द्वितीय को अवध का नवाब बना दिया जाए, अवध का नवाब बना दिया जाए और अवध दे करके इनके साथ समझौता कर लिया जाए। बेनिस्टार्ट ने जो सुझाव दिया था उसमें इसका यह भी विचार था कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से अवध को ले लिया जाए और शाह आलम द्वितीय को इसको प्रदान कर दिया जाए। लेकिन क्लाइव इनकी बात से सहमत नहीं था और वो मान के चल रहा था कि यदि ऐसे हम गलती करते हैं तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल होगी। उसका कारण क्या होगा? चूंकि दिल्ली पर या शाह आलम द्वितीय पर मराठों का बहुत अधिक प्रभाव है, यदि हम अवध को लेते हैं तो मराठे शाह आलम द्वितीय के अवध के नवाब बनने के परिप्रेक्ष्य में वो बार बार अवध पर हमला करेंगे, क्योंकि वो मानते थे कि यह हमारे अधीन है। तो इस समय मराठों के साथ लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए इस काम पर उसने काम करना, उस पर काम नहीं किया। तीसरा विकल्प इनके पास था, क्या था? तीसरा विकल्प इनके पास यह था कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा इनको प्रदान कर दिया जाए और यहीं पर इसको स्थापित कर दिया जाए और स्थापित करने के परिणाम स्वरूप शाह आलम द्वितीय को यहाँ का बादशाह घोषित कर दिया जाए। तो इससे फायदा हमको ये होगा कि शाह आलम द्वितीय हमारे नज़दीक रहेगा और मुगलों का प्रभाव जो होगा वो कम हो, मराठों का जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। इसी काम पर क्लाइव ने काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने
शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की, जिसको हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और इस संधि के अंतर्गत कौन कौन से प्रस्ताव शामिल किए गए थे, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला तो इसने ये कहा कि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह बने रहेंगे और इनको इलाहाबाद और कड़ा इनको प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात यह थी कि शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनको प्रदान करेंगे अंग्रेजों को। तीसरी पॉइंट क्या थी कि इसके बदले 26 लाख रुपया अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को देंगे। चौथी बात इसमें क्या थी? चौथी बात यह थी कि उत्तरी सरकार तट शाह आलम द्वितीय क्लाइव को प्रदान करेंगे। यानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें इस चारों प्रावधानों को शाह आलम द्वितीय के ऊपर लागू किया गया और शाह आलम द्वितीय ने इस पर हस्ताक्षर भी किया। दूसरा मैंने कहा कि इनसे निपटना किसको था? शुजाऊ दौला से, और यह अवध के नवाब थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्लाइव ने 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि शुजाऊ दौला के साथ की। और इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल थे, इसकी चर्चा हम करते हैं। पहली पॉइंट ये थी कि शुजाऊ दौला अवध के नवाब बने रहेंगे। पहली पॉइंट तो ये थी। दूसरी पॉइंट क्या थी? दूसरी पॉइंट ये थी कि शुजाऊ दौला इलाहाबाद और कड़ा का किला, इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम द्वितीय को प्रदान करेंगे। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात यह थी कि 50 लाख रुपया जो युद्ध में अंग्रेजों का खर्च हुआ है, उसको शाह आलम द्वितीय प्रदान करेंगे। अगली पॉइंट क्या थी? अगली पॉइंट यह थी कि चुनार का किला अंग्रेजों को शुजाऊ दौला प्रदान करेंगे। अगली पॉइंट क्या थी कि बलवंत सिंह को बनारस और गाजीपुर की जागीर को प्रदान की जाएगी। और अगली पॉइंट क्या थी कि अंग्रेज शुजाऊ दौला अर्थात अवध के क्षेत्र से करमुक्त व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक शुजाऊ दौला नहीं कर सकता है। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण अंग या संधि ये हुई थी, जो कि बार बार सवाल हमको सहायक संधि के रूप में पूछते हैं। यहां मैं इसकी चर्चा कर दूं कि इसी व्यवस्था के अंतर्गत इसी समय शुजाऊ दौला ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की और उन्होंने अपनी सेना की सहायता के लिए अंग्रेजों से एक समझौता किया और अंग्रेजों ने इनको सहायता दी और उनके दरबार में जो सेना रहेगी उसके पूरे खर्च अर्थात युद्ध का खर्च शुजाऊ दौला उठाएंगे। यही कारण है कि जब सवाल कभी ऐसा पूछा जाता है कि सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, तो अवध के नवाब शुजाऊ दौला का नाम आता है, जबकि सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में किया था। इसी बात को ध्यान में रख करके कुछ सवालों में सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध को माना जाता है। इस प्रकार की संधि करने के परिणाम स्वरूप अब हम ये देखते हैं
कि शुजाउद्दौला और शाह आलम दुर्ती क्लाइव के इशारों पर या उसके सहयोगी बन गए। चूंकि मैंने आपको बताया कि अभी बंगाल बचा हुआ है और इस बीच में हम देखते हैं कि मीर जाफर का देहांत हो जाता है। और उसका एक अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था नजमुद्दौला को गद्दी पर क्लाइव ने आसीन करवाया और इनके साथ समझौता किया। समझौता करने के बाद वहां की दीवानी को इसने प्राप्त कर लिया, लेकिन निजामी जो है कि इसके अंतर्गत थी और इस प्रकार से इस निजामी के बदले 53 लाख रुपया क्लाइव ने देने का आश्वासन दिया। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो 3 क्षेत्र थे जो इनको दीवानी अंग्रेजों को मिली थी, अंग्रेजों ने इन 3 क्षेत्रों में अपने 3 सहयोगियों को स्थापित किया। यानी जो पहला क्षेत्र था जिसको हम बंगाल कह रहे हैं, यहाँ पर इसने मोहम्मद रजा को प्रमुख बनाया। और दूसरा जो आपका बिहार था, उस बिहार में सिताब राय को प्रमुख बनाया। जबकि उड़ीसा में इसने दुर्लभ राय को प्रमुख बनाया। और इस प्रकार से नजमुद्दौला को कंट्रोल करने के लिए निजामियत के संदर्भ में उसने मोहम्मद रजा खां को उप नाजिम भी नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार से इस मोहम्मद रजा को अर्थात उप दीवान को नजमुद्दौला अपने से नहीं हटा सकता था, बल्कि जब तक अंग्रेज नहीं चाहेंगे तब तक ये नहीं हट सकता था। इस प्रकार से पूरे बंगाल को अपने नियंत्रण में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ले लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निजामियत का पद यानी प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था का पद जो कि नजमुद्दौला देख रहा था, दीवानी अंग्रेज देख रहे थे, इसी व्यवस्था को हम बंगाल की द्वय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इसी द्वय शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल को लूटना शुरू कर दिया। और इतना लूटा कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है पार्शियल स्पीयर। इन्होंने इस लूट पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अंग्रेजों की यह बेशर्म भरी लूट थी, बेशर्म की लूट थी। यानी द्वय शासन व्यवस्था के माध्यम से उसने बंगाल को तबाह कर दिया। और 1765 से 1772 में ब्रिटिश सरकार के कामकाज या काम करने की पद्धति को लेकर के के.एम. पाणिक्कर ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस समय की सरकार बंगाल में डाकू राज्य है, यानी डाकुओं का राज्य है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि 2 इतिहासकार, एक का नाम है जॉर्ज कार्नवाल ने बंगाल के शासन की टिप्पणी करते हुए कहा था कि इससे भ्रष्ट, निकम्मी और झूठ सरकार मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है। उसी प्रकार से रिचर्ड बीचर नामक एक इतिहास चर्चा करते हुए बताते हैं कि जो बंगाल निरंकुश राजाओं के शासन काल में हरा भरा रहता था, आज वह बंगाल कंपनी के शासन के अंतर्गत वीरान हो गया। यानी बंगाल को इन लोगों ने इतना लूटा कि बंगाल कंगाल हो गया और भारतीयों के गुलामी की दास्ता उनके हाथों पर आ गई। और इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है
कि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।